आइए बच्चों, अब हम लोग प्रायिकता में अगला टॉपिक शुरू करते हैं, संयोगानुपात। तो संयोगानुपात क्या होता है? किसी घटना के घटने की स्थितियों के अनुपातों को संयोगानुपात कहते हैं। फिर से, किसी घटना के घटने की स्थितियों के अनुपातों को संयोगानुपात कहते हैं, जो कि दो प्रकार के होते हैं। तो पहले संयोगानुपात क्या होता है? किसी घटना के घटने की स्थितियों के अनुपातों को संयोगानुपात कहते हैं। फिर से, संयोगानुपात क्या होता है? किसी घटना के घटने की स्थितियां, तो स्थितियां दो होती हैं, एक घटने की, एक ना घटने की। तो घटना के घटने की स्थितियों के अनुपातों को क्या कहते हैं? संयोगानुपात। संयोगानुपात दो प्रकार के होते हैं, एक अनुकूल संयोगानुपात और एक प्रतिकूल संयोगानुपात। तो देखिए, सबसे पहले संयोगानुपात दो प्रकार के होते हैं। संयोगानुपात दो प्रकार के होते हैं। तो संयोगानुपात कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। नंबर एक अनुकूल संयोगानुपात और नंबर दो प्रतिकूल संयोगानुपात। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुकूल संयोगानुपात। अनुकूल संयोगानुपात, अनुकूल संयोगानुपात। सबसे पहले तो देखिए, अनुकूल संयोगानुपात क्या होता है? किसी घटना के घटने की स्थिति और ना घटने की स्थिति के अनुपात को अनुकूल संयोगानुपात कहते हैं। फिर से, किसी घटना के घटने की अनुकूल स्थिति और ना घटने की अनुकूल स्थिति के अनुपात को क्या कहते हैं? अनुकूल संयोगानुपात कहते हैं। तो देखिए, अनुकूल संयोगानुपात क्या होता है? किसी घटना के घटने की स्थिति और घटना के ना घटने की स्थिति के अनुपात को क्या कहते हैं? अनुकूल संयोगानुपात। फिर से, ये क्या होता है अनुकूल संयोगानुपात? अनुकूल संयोगानुपात किसी घटना के घटने की स्थिति और घटना के ना घटने की स्थिति के अनुपात को अनुकूल संयोगानुपात कहते हैं। दूसरा क्या होता है? प्रतिकूल संयोगानुपात। क्या होता है? प्रतिकूल संयोगानुपात। आइए इसको भी देख लेते हैं, प्रतिकूल संयोगानुपात। तो किसी घटना के ना घटने की स्थिति और उस घटना के घटने की स्थिति के अनुपात को प्रतिकूल संयोगानुपात कहते हैं। यदि अनुपात में जो पहली राशि है वो ना घटने की हो और दूसरी राशि घटने की हो तो प्रतिकूल, और अगर पहली राशि घटने की हो दूसरी ना घटने की तो अनुकूल संयोगानुपात। तो क्या बेटा? किसी घटना के ना घटने की स्थिति और घटना के घटने की स्थिति के अनुपात को प्रतिकूल संयोगानुपात
कहते हैं। अनुकूल संयोग अनुपात कहते हैं। आइए इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्टुअल डेवलप करते हैं। ठीक, देखिए क्या बेटा, यदि कोई घटना ए विधियों से, फिर से देखिए, यदि कोई घटना है ए विधियों से घट सकती है तथा बी विधियों से नहीं घट सकती, तो सबसे पहला नंबर अनुकूल संयोगानुपात। अनुकूल संयोगानुपात। अनुकूल संयोगानुपात क्या होता है? किसी घटना के घटने और ना घटने के अनुपात को अनुकूल। तो घटना ए विधियों से घट सकती है और बी विधियों से नहीं घट सकती, तो अनुकूल संयोगानुपात क्या हो गया? ए विधियों से घटना, बी विधियों से ना घटना। तो अनुकूल में पहले घटना, बाद में ना घटना। और प्रतिकूल संयोगानुपात में, प्रतिकूल संयोगानुपात में पहले ना घटना। प्रतिकूल संयोगानुपात ऐसा संयोगानुपात जिसमें घटना के ना घटने और घटने का अनुपात, तो ना घटने का अनुपात बी है और घटने का ए है। तो अगर पहला वाला घटना, दूसरा वाला ना घटना, तो अनुकूल संयोगानुपात। यदि पहला वाला ना घटना और दूसरा वाला घटना, तो प्रतिकूल संयोगानुपात। उम्मीद है संयोगानुपात समझ में आया होगा। एक बार फिर से, संयोगानुपात क्या होता है? किसी घटना के स्थितियों के अनुपातों को हम लोग संयोगानुपात कहते हैं। संयोगानुपात दो प्रकार का होता है। अनुकूल संयोगानुपात में पहली राशि घटना, दूसरी राशि ना घटना, और प्रतिकूल संयोगानुपात में पहली राशि ना घटना, दूसरी राशि घटना, प्रतिकूल संयोगानुपात कहलाता है। इसे आप कॉपी कर ले पूरा। आइए देखिए, अब हम लोग अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं, अपवर्जी घटनाएं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अपवर्जी घटनाएं क्या होती हैं? दो या दो से अधिक ऐसी घटनाएं जिनमें एक घटना के घटने पर दूसरी घटना कभी घटित नहीं होती, अपवर्जी घटनाएं कहलाती। फिर से, दो या दो से अधिक ऐसी घटनाएं जिनमें से केवल एक ही घटना घटित हो सकती है, अर्थात अगर उनमें से एक घटना घटित होती है तो दूसरी कभी घटित नहीं होती, अपवर्जी घटनाएं कहलाती हैं। अच्छा, हम जानते कैसे हैं कि ये घटनाएं अपवर्जी हैं कि नहीं है? तो अगर हम उन घटनाओं का इंटरसेक्शन निकालें और इंटरसेक्शन फाई आ जाए तो वो घटनाएं क्या कहलाती हैं? अपवर्जी घटनाएं कहलाती हैं। तो देखिए क्या बेटा, दो या दो से अधिक ऐसी घटनाएं जिनमें से एक के घटित होने पर दूसरी कभी भी घटित नहीं होती, अपवर्जी घटनाएं कहलाती हैं। अपवर्जी घटनाएं कहलाती हैं। कहने का मतलब, अगर इनमें से कोई एक घटना घटित हो गई तो दूसरी घटना कभी घटित नहीं हो सकती। अगर एक घटना घटित हो गई तो दूसरी घटना कभी घटित नहीं हो सकती। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल, एक पासे की फेंक में सम संख्या तथा विषम संख्या
प्राप्त होने की घटनाएं। अच्छा, जैसे मैंने एक पासा फेंका, उस पे समअंकाना और विषमांकाना प्राप्त होने की घटनाएं। अब ये अपवर्जी हैं कि नहीं ये मुझे देखना है। तो देखिए, चूंकि पासे की फेंक की प्रतिदर्श समष्टि, तो आप जानते हैं कि जब हम पासे को फेंकेंगे तो उसकी प्रतिदर्श समष्टि क्या प्राप्त होगी? सभी संभव परिणामों से बना समुच्चय। तो क्या क्या प्राप्त हो सकता है? 1 प्राप्त हो सकता है, 2 प्राप्त हो सकता है, 3 प्राप्त हो सकता है, 4 प्राप्त हो सकता है, 5 प्राप्त हो सकता है, 6 प्राप्त हो सकता है। ठीक, इस पर समझिए बेटा। तो बेटा माना सम अंक आने की घटना क्या है? E1 है। इसलिए आप बताइए E1 बराबर क्या हो जाएगा? सम अंक आना। तो बताइए सम अंक कौन कौन? 2, 4, 6। 2, 4, 6 ये मेरी घटना कौन हो गई? E1 हो गई। ठीक। अच्छा, दूसरी घटना कौन है? विषम अंकाना। माना क्या? माना विषम अंक। माना विषम अंक आने की घटना क्या है बेटा? E2 है। मैंने मान लिया, माना विषम अंक आने की घटना क्या है? E2 है। इसलिए E2 बराबर क्या हो जाएगा? विषम अंक आना। तो आइए बताइए विषम अंक कौन कौन है? 1, 3, 5 ये विषम अंक है। 1 है, 3 है, 5 है, ये क्या है? विषम अंक आना है। अब देखिए मैं क्या निकालता हूं? E1 इंटरसेक्शन E2। तो E1 क्या है बेटा? 2, 4, 6। 2, 4, 6 इंटरसेक्शन E2 क्या है? 1, 3, 5। तो अगर मैं 2, 4, 6 और 1, 3, 5 का इंटरसेक्शन निकालूं तो एक भी अवयव भैनिष्ट नहीं, नो कॉमन एलिमेंट। तो चूंकि क्या बेटा? E1 इंटरसेक्शन E2 बराबर क्या है? 5। इसलिए E1 व E2 अपवर्जी घटनाएं हैं। अपवर्जी घटनाएं हैं। तो कभी भी 2 घटनाओं को मुझे अपवर्जी दिखाना हो तो मुझे करना क्या चाहिए? उनका इंटरसेक्शन निकाल देना चाहिए। अगर इंटरसेक्शन 5 आ जाए, रिक्त आ जाए, मतलब एक के घटने पर दूसरी कभी घटित नहीं हो सकती, इसका मतलब वो घटनाएं कैसी हैं? अपवर्जी हैं। इसे पूरा कॉपी कर लीजिए, फिर अगला टॉपिक देखते हैं। आइए बेटा देखिए, प्रायिकता का योगशील सिद्धांत, इसको पढ़ते हैं। ये अपवर्जी घटनाओं पर आधारित एक प्रमेय होती है। क्या बेटा? यदि n अपवर्जी घटनाएं हैं जिनके घटने की अलग अलग प्रायिकताएं प्रता हैं, तो उनमें से किसी एक घटना के जो घटने की प्रायिकता होती है उन सभी प्रायिकताओं के योग के बराबर होती है। फिर से, यदि n अपवर्जी घटनाएं हैं जिनके घटने की अलग अलग प्रायिकताएं पता हैं, तो उन घटनाओं में से किसी एक घटना के जो घटने की प्रायिकता होती है उन सभी की प्रायिकताओं के योगफल के बराबर होती है। तो यदि देखें, यदि E1, E2, E3 डैश En अपवर्जी, याद रखना ये अपवर्जी होनी चाहिए, अपवर्जी घटनाएं इस प्रकार हैं कि, अपवर्जी घटनाएं इस प्रकार हैं कि इनकी प्रायिकताएं क्रमशः क्या बेटा? P1, P2, P3 डैश क्या बेटा? Pn हैं। तो इनमें से किसी एक
घटना के घटने की प्रायिकता, फिर से इनमें से किसी एक घटना के घटने की प्रायिकता इन सभी की प्रायिकताओं के योगफल के बराबर होती है। फिर से यदि मेरे पास n अपवर्जी घटनाएं हैं, कौन कौन सी, E1, E2, E3 डैश डैश En, ये सारी घटनाएं अपवर्जी होनी चाहिए और इस प्रकार है कि इनकी प्रायिकताएं P1, P2, P3 डैश डैश Pn हैं। तो इनमें से किसी एक घटना के घटने की जब प्रायिकता पूछे तो P1 प्लस P2 प्लस P3 डैश डैश Pn होगी। इसे प्रायिकता का योगशील सिद्धांत कहते हैं। इसे आप कॉपी कर लीजिए बेटा। आइए बेटा, देखिए इसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, मिश्र घटनाएं, या इन्हीं को बोलते हैं सरल घटनाएं। मिश्र घटनाएं या सरल घटनाएं क्या होती हैं, जब दो या दो से अधिक घटनाओं का घटित होना एक दूसरे से संबंधित हो तो उनके एक साथ घटित होने की घटना मिश्र घटना या संयुक्त घटना कहलाती है। अर्थात दो घटनाएं ऐसी हैं कि उनके घटित होना एक दूसरे से संबंधित है, मतलब एक घटना का घटित होना दूसरी घटना से संबंधित है, तो उसे क्या कहते हैं, मिश्र घटना कहते हैं। ठीक, यदि किसी प्रदत्त समष्टि की दो घटनाएं E1 व E2 हैं तो जो उनकी मिश्र घटना होगी वो इंटरसेक्शन के बराबर होगी। और मिश्र घटनाएं दो प्रकार की होती हैं, एक स्वतंत्र घटनाएं, एक परतंत्र घटनाएं। तो मिश्र घटनाएं दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक स्वतंत्र घटना और नंबर दूसरा परतंत्र घटना। अब ये स्वतंत्र घटना क्या होता है, यदि एक दो घटनाएं, इस मिश्र घटनाएं इस प्रकार हैं कि एक घटना के घटने का प्रभाव दूसरी घटना पर बिल्कुल ना पड़ता हो तो उन्हें स्वतंत्र घटनाएं कहते हैं। और परतंत्र घटना क्या होती है, यदि एक घटना के घटने का प्रभाव दूसरी घटना पर पड़ता हो तो उन्हें परतंत्र घटनाएं कहते हैं। फिर से, यदि दो या दो से अधिक मिश्र घटनाएं इस प्रकार की हैं कि एक घटना के घटने का प्रभाव दूसरी घटना पर ना पड़ता हो तो उसे क्या कहते हैं, स्वतंत्र घटना। और यदि एक घटना के घटने का प्रभाव दूसरी घटना पर पड़ता हो तो उसे कहते हैं परतंत्र घटना। और इनसे रिलेटेड एक थ्योरम है जो अब मैं आपको कराने जा रहा हूं, तो इतना कॉपी कर लीजिए बच्चों। आइए बच्चों, देखिए प्रायिकता का गुणन सिद्धांत। आइए प्रायिकता का गुणन सिद्धांत क्या होता है ये सीखते हैं। क्या बेटा, यदि n स्वतंत्र घटनाएं E1, E2, E3 डैश डैश En इस प्रकार हैं कि उनकी प्रायिकताएं P1, P2, P3 डैश डैश Pn हैं, तो उन सभी घटनाओं के एक साथ घटित होने की जो प्रायिकताएं हैं उनकी प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर होती है, बशर्ते ये घटनाएं स्वतंत्र होनी चाहिए। तो देखिए, यदि E1, E2, E3 डैश डैश En n स्वतंत्र घटनाएं इस प्रकार हैं कि इनकी प्रायिकताएं क्रमशः P1, P2, P3 डैश डैश क्या बेटा, Pn हैं। तो यदि E1, E2, E3 डैश डैश En n स्वतंत्र घटनाएं इस प्रकार हैं कि इनकी प्रायिकताएं क्रमशः P1, P2, P3 डैश डैश क्या है, Pn हैं, तो नंबर एक, इनके
साथ साथ यानी एक साथ घटने की, इनके साथ साथ एक साथ या सभी के घटने की क्या बेटा जो प्रायिकता होगी, प्रायिकता होगी वो क्या होगी, इनकी अलग अलग प्रायिकताओं के गुणनफल के क्या होगी, बराबर होगी। फिर से तो इनके एक साथ कहें या साथ साथ कहें या इन सभी के कहें, एक साथ अथवा क्या बेटा सभी के, तो इनके साथ साथ घटने की क्या बेटा प्रायिकता। फिर से इनके साथ साथ घटने की प्रायिकता या एक साथ घटने की प्रायिकता है, सभी के घटने की जो प्रायिकता होगी इनके अलग अलग प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर होगी। या दूसरा पॉइंट कह दे, एक साथ या सभी के ना घटने की क्या जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी, 1 माइनस P1, 1 माइनस P2 या 1 माइनस P3 डैश 1 माइनस Pn, या सभी के ना घटने की प्रायिकता। तो पहली के ना घटने की प्रायिकता 1 माइनस P1, दूसरी के ना घटने की प्रायिकता 1 माइनस P2, तीसरी के ना घटने की प्रायिकता 1 माइनस P3 और एनिमी के ना घटने की प्रायिकता 1 माइनस Pn। तो सभी के ना घटने की प्रायिकता का गुणा कर देंगे। और तीसरा नंबर जरा देखिए, कम से कम एक घटना के घटने की प्रायिकता अथवा मिलकर घटित होने की प्रायिकता अथवा घटना के घट जाने की प्रायिकता, इनमें से कोई भी एक चीज पूछे, कम से कम एक घटना के घटने की प्रायिकता या मिलकर घटने की प्रायिकता अथवा घटना के घट जाने की प्रायिकता, तो 1 माइनस P1, 1 माइनस P2, 1 माइनस P3 डैश 1 माइनस Pn, इनमें से कुछ भी पूछे, कम से कम एक घटना के घटने की प्रायिकता या मिलकर घटित होने की प्रायिकता या घटना के घट जाने की प्रायिकता, इस सब का मान 1 माइनस P1, 1 माइनस P2, 1 माइनस P3 डैश 1 माइनस Pn होता है। इतना आप कॉपी कर लीजिए, याद रखना। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो घटनाएं स्वतंत्र होनी चाहिए। तो यदि E1, E2, E3 डैश En स्वतंत्र घटनाएं हैं, इनकी जिनकी प्रायिकताएं P1, P2, P3 हैं, तो इन एक साथ इनके अथवा एक साथ या साथ साथ या सभी के घटने की प्रायिकता गुणनफल के बराबर होती है। सभी के ना घटने की प्रायिकता 1 माइनस P1, 1 माइनस P2, 1 माइनस P3, 1 माइनस Pn, या कम से कम एक घटना के घटने की या मिलकर घटने या घटना की घट जाने की 1 माइनस P1, 1 माइनस P2, 1 माइनस P3 डैश 1 माइनस Pn होती है। इसे आप कॉपी कर लें, फिर हम लोग आगे चलते हैं। आइए बेटा बर्नौली परीक्षण के बारे में पढ़ते हैं। बर्नौली परीक्षण क्या होता है सीखें। मान लीजिए हमने किसी प्रयोग को n बार किया और प्रत्येक जो परिणाम है उसके सफल होने की प्रायिकताएं समान हैं यानी बराबर है। जैसे मैं सिक्के को उछालूं और हर बार हेड आने की प्रायिकता समान रहेगी, 1/2 रहेगी चाहे जितनी बार उछालूं। एक पासे को फेंकूं, पासे को चाहे जितनी बार फेंकूं, लाखों बार फेंकूं, लेकिन हर बार 6 आने की प्रायिकता 1/6 होगी या 2 आने की प्रायिकता 1/6 होगी। तो यदि कोई परीक्षण इस प्रकार किया जाता है कि उनमें उसके सफलता होने की प्रायिकता समान होती है, ठीक है, तो
वहाँ पर बर्नौली प्रमेय यूज हो सकती है। तो बर्नौली प्रमेय क्या कहती है कि यदि n स्वतंत्र परीक्षण इस प्रकार हैं कि उनके सफल होने की प्रायिकता p और असफल होने की प्रायिकता अगर q है, फिर से यदि n स्वतंत्र परीक्षण इस प्रकार हैं कि उनमें से प्रत्येक परीक्षण के सफल होने की प्रायिकता p और असफल यानी ना घटने की प्रायिकता q है, तो n परीक्षणों में से r परीक्षणों के सफल होने की क्या बेटा प्रायिकता, फिर से n परीक्षणों में से r परीक्षणों के सफल होने की प्रायिकता NCR यानी टोटल n थे, उसमें मैं r को चुनूंगा जो सफल हो गए हैं, और एक परीक्षण के सफल होने की प्रायिकता p थी, तो मेरे r परीक्षण सफल हो रहे हैं। कितने परीक्षण? r परीक्षण। सोचो सोचो जरा सा, एक परीक्षण के सफल होने की p, तो दो परीक्षणों के सफल होने की p इंटू p यानी p स्क्वायर, तीन परीक्षणों के p इंटू p यानी p क्यूब, चार परीक्षणों के p इंटू p यानी p की पावर 4। तो r परीक्षणों के सफल होने की प्रायिकता p की पावर r इंटू, अच्छा सोचो n परीक्षण थे, अगर r सफल हो गए तो कितने असफल? n माइनस r। सोचो 10 लोग थे, उनमें से 3 सफल हो गए तो कितने असफल हुए? 7। तो समझिए उनमें से पहले n परीक्षण में से r परीक्षणों को चुनूंगा, एक परीक्षण के सफल होने की p, तो r परीक्षणों के सफल होने की p की पावर r, तो कितने असफल हो गए? एक के असफल होने की प्रायिकता q, तो कितने असफल हो गए? n माइनस r। सोचो n थे, r सफल हुए तो कितने असफल हुए? n माइनस r, और एक के असफल होने की q थी, तो कितने लोग असफल हो गए? q की पावर n माइनस r लोग। इस बात को समझिए, मान लो 25 लोग थे, उनमें से 5 लोग पास हो गए, तो कितने लोग फेल हुए? 20 लोग फेल हुए। तो वही कर दिया, पहले n परीक्षण थे, n में से r को चुन लो, तो NCR, और एक के सफल होने की प्रायिकता p, तो r के सफल होने की प्रायिकता p की पावर r, एक के सफल ना होने की प्रायिकता q, तो कितने सफल हुए? r, तो कितने असफल हुए? n माइनस r, तो q की पावर n माइनस r। फिर से n परीक्षण में से r के, तो NCR, एक के सफल होने की p, तो r के सफल होने की p की पावर r, एक के असफल होने की q, तो जब n में से r सफल हुए तो n माइनस r असफल, एक के असफल होने की q, तो n माइनस r लोगों के असफल होने की पावर n माइनस r। ये कहलाता है बर्नौली प्रमेय। अब मैं इस पर आधारित आपको एक सवाल लगवाता हूं, जहां एक चीज ध्यान देना, p प्लस q हमेशा एक के बराबर होगा, यानी p और यानी सफल होना और ना सफल होना का योग हमेशा एक के बराबर होगा। आइए एक एग्जाम्पल कराता हूं तो चीज़ें आपकी समझ में आती हैं। एक एग्जाम्पल करा देता हूं, जैसे एक पासे को 10 बार फेंकने पर उसमें 7 बार 4 अंक आने की प्रायिकता मुझे ज्ञात करनी है। फिर से, एक पासे को 10 बार फेंकने पर 7 बार 4 अंक आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले चूंकि पासे की फेंक में प्रतिदर्श समष्टि, बताइए प्रतिदर्श समष्टि क्या हो जाएगा? S बराबर पासे को फेंका तो 1 2 3 4 5 6। फिर से देखिए, जब एक पासे को फेंकोगे तो प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी? 1 2 3 4 5 6, कुछ भी आ सकता है, इसलिए NS बराबर क्या हो गया? 6। नंबर ऑफ एलिमेंट इन S 6 हो गया। अच्छा, मेरी घटना क्या है? 10 बार फेंकने पर 7 बार 4 अंक आने की प्रायिकता, यानी घटना क्या है? चूंकि घटना क्या है बता दीजिए आप बेटा? घटना है 4 अंक आना। तो बताइए 4 अंक तो एक ही प्रकार से आएगा,
जब उस पर क्या आ जाए, 4 आ जाए, तो यानी घटना में क्या हो गया, Ne बराबर क्या हो गया 1, इसलिए 4 अंक आने की क्या बेटा प्रायिकता, अच्छा आने की प्रायिकता यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ E बराबर क्या होगा Ne/Ns, तो आने की प्रायिकता को मैंने P मान लिया। Ne कितना है 1 है और Ns कितना है 6 है, इसलिए 4 अंक ना आने की क्या बेटा प्रायिकता बराबर क्या कर दोगे, तो आप जानते हो 1 - P, यानी आने की प्रायिकता मालूम है, ना आने की प्रायिकता 1 में घटा देंगे। तो बताइए 1 - 1/6 यानी 5/6 और ना आने की प्रायिकता को क्यों मान लेंगे। फिर से पूरा सवाल समझिए, एक पासे को फेंका जाता है तो सबसे पहले सब कुछ भूल जाइए, एक पासे की प्रतिदर समष्टि 1 2 3 4 5 6, मतलब Ns बराबर क्या हो गया 6, उस पर क्या है 4 अंक आना, तो घटना क्या है 4 अंक आना, तो 4 अंक आने की घटना केवल एक प्रकार से, जब 4 आए तो Ne बराबर 1 हो गया, तो 4 अंक आने की प्रायिकता Ne/Ns, Ne का मान 1 है, Ns का मान 6 है, यानी 4 अंक आने की प्रायिकता को मैंने P मान लिया, तो ना आने की प्रायिकता 1 - P, तो 1 - 1 यानी 5/6। अब पासे को कै बार फेंका गया, 10 बार में से 7 बार 4 अंक आना, इसलिए आइए 10 में से 7 बार 4 अंक आने की प्रायिकता। अब यहां पर बर्नौली 10 में से 7 बार, तो 10 में से 7 का चुनाव करेंगे और 1 बार आने की क्या थी P, 4 अंक आने की प्रायिकता P, तो कै बार आना है 7 बार आना है, तो P की पावर 7। अच्छा 1 बार ना आने की प्रायिकता Q है, तो आप बताइए 10 में से अगर 7 बार आएगा तो कितने बार नहीं आएगा, 3 बार, या 10 - 7 बार, तो 10 P की पावर 7 Q की पावर 3, और यही क्या हो जाएगा आंसर। फिर से देख लीजिए, 10 में से 7 बार 4 अंक आने की प्रायिकता, तो 10 में से 7 का चुनाव करना है, 1 बार आने की P थी, तो 7 बार आना है, तो P की पावर 7, और सोचो 7 बार आना है तो कितने बार नहीं आना है, तो 1 बार ना आने की Q, तो कितने बार नहीं आना है, तो 10 में से 7 बार, तो 7 बार। ठीक, अब आप चाहें तो P और Q की क्या रख दें वैल्यू, तो 10C3 P का मान 1/6 की पावर 7 और Q का मान 5/6 की पावर 3, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। इस प्रकार ये बर्नौली परीक्षण भी आपका खत्म हुआ। क्लियर बेटा, ठीक, इसको कॉपी कर लीजिए, शेष नेक्स्ट वीडियो में बेटा।